नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। हरियाणा सरकार डायरेक्ट बेनिफिट वाली योजनाओं को पूरा करने में जुट गई है। लोक लुभावन वायदों को पूरा कर जनता को तो सरकार फायदा पहुंचा ही रही है, वहीं दूसरे राजनीतिक दलों के लिए सियासी चुनौती पैदा हो रही है। लाडू लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त जारी कर सैनी सरकार ने नया सियासी संदेश दिया है। राज्य के दलों के अलावा पड़ोसी राज्यों के लिए भी हरियाणा सरकार ने बड़ी सियासी चुनौती पेश कर दी है कि चुनावी वायदे पूरा करने में वो पीछे नहीं हैं। ऐसे में हरियाणा सरकार की कथनी के मुताबिक करने से पार्टी को कितना फायदा होने जा रहा है, जबकि पंजाब सरकार ने महिलाओं को अभी तक सम्मान राशि नहीं दी है। क्या हरियाणा सरकार की तरह अन्य राज्य भी महिला सम्मान राशि जारी करने में गंभीरता दिखाएंगे? हरियाणा सरकार की चुनौती का क्या कर पाएंगे सामना? ये तमाम बड़े सवाल हैं। तो डीबीटी पर सरकार का लगातार बड़ा फोकस है और बढ़ता जा रहा है। जो मैनिफेस्टो उसमें जो वादे किए उसको धरातल पर उतारने के लिए लगातार सैनी सरकार काम भी कर रही है। इसी कड़ी में लाडू लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त उसी का एक हिस्सा है। सरकार की योजना कितनी प्रभावी रहने वाली है, महिलाओं की भागीदारी से जाहिर सी बात है परिणाम बड़े स्तर पर परिवर्तित भी हुए। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव देखा हमने और महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ती नजर आ रही है। केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार इसमें पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगे हुए हैं। ऐसे में और राज्यों के लिए कितनी बड़ी चुनौती सैनी सरकार पेश कर रही है अपने मैनिफेस्टो के वादे पूरा करने में, और अन्य पार्टियों के लिए, अन्य राज्यों के सियासी दलों के लिए क्या कुछ आने वाले समय में संकट खड़ा होने वाला है या फिर चुनौती, इस चुनौती का सामना कैसे कर पाएंगे? तमाम सवाल है जिनके जवाब हम तलाशेंगे। तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हैं, पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हैं और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा शुरू। प्रदेश की बीजेपी सरकार के कैप्टन नायब सिंह सैनी ने बुधवार को एक और मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। सीएम ने बुधवार को सुबह 10 बजे ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय लाडू लक्ष्मी योजना के तहत दूसरी किस्त जारी कर दी। अब तक 7,01,965 लाडो को लक्ष्मी उनके खाते में ट्रांसफर की गई है। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम को तेजी से लागू करके ये प्रभाव छोड़ रही है कि हम कहते ही नहीं करके भी दिखाते हैं। सीएम नायब सैनी के इस मास्टर स्ट्रोक ने पड़ोसी राज्यों पंजाब और हिमाचल की सरकारों के सामने चुनौती खड़ी कर दी है कि आपने भी तो महिलाओं के लिए ऐसी घोषणाएं की थी, अब करो ना पूरा। ये खुशी की बात है कि आज दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त जारी हुई है। मुझे खुशी है कि इस योजना के तहत आज 7,01,965 हमारी लाभार्थी बहनों के खातों में आज लाडू लक्ष्मी पहुंची है, उनके खातों में राशि डाली गई है। गौरतलब है कि पड़ोसी राज्यों की सरकारों के सामने ही क्यों हरियाणा में भी बीजेपी सरकार ने विपक्ष के सामने संकट खड़ा कर दिया है। ऐसा कर दिया कि बहनें माताएं बीजेपी की जय बोलेंगी, आपकी थोड़े। यानी एक के बाद एक प्रदेश सरकार के मुखिया अपने चुनावी वायदों को पूरा कर रहे हैं। गौरतलब है कि इस तरह की योजनाओं को समय रहते शुरू करने से पार्टी और सरकार को सियासी फायदा मिला है, आगे भी मिलेगा। अभी तो यही पक्का लग रहा है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो सवाल यह है कि सरकार एक के बाद एक जो वादे कर रही है, खासकर युवाओं पर फोकस, महिलाओं पर फोकस, केंद्र से लेकर प्रदेश तक चल रहा है। कितना फायदा मिलेगा आने वाले समय में, इसकी भी तस्वीर काफी हद तक साफ है, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव में हमने देखा महिलाओं की सहभागिता और महिलाओं का बढ़ चढ़कर वोट देना इसकी तस्दीक करता रहा है। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। अब जो डीबीटी के माध्यम से सरकार का मुख्य फोकस है जो वादे किए थे उनको निभाना, आने वाले समय में सरकार की रणनीति क्या कहती है? देखिए सौरभ, हरियाणा में सरकार बीजेपी की ऐसी नहीं बन गई। पिछले एक साल में देखें
जब गठबंधन सरकार थी, एक साल तो इस सरकार को हो गया तीसरी बार, लेकिन उससे पहले जो गठबंधन की सरकार थी, महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं हरियाणा में शुरू की गई थी। आपको बताऊं, मनोहर लाल जी के टाइम में ये था कि हरियाणा पुलिस में महिलाओं की कम से कम 10% संख्या हो, महिला पुलिस कर्मियों की 10% संख्या महिलाओं की हो। ये हुआ जी। दुष्यंत चौटाला जब पंचायत मंत्री थे और डिप्टी सीएम थे, उन्होंने ये व्यवस्था की थी कि 50% पंचायतों में, पंचायती राज व्यवस्था में, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, 50% पदों का आरक्षण किया था। उसमें यह भी कहा था कि 10वीं पास तक हो, ओपी धनखड़ के टाइम में। उसके अलावा बहुत सारी स्कीमें आई, जैसे महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर दिए गए, महिलाओं को वोट डालने के लिए मतलब उनमें जागरूकता लाई गई। मोदी जी के नाम पे महिलाएं बीजेपी से जुड़ी, एक के बाद एक पूरी सीरीज शुरू हुई। महिलाओं को बड़े तरीके से, बड़े सलीके से बीजेपी ने अपने साथ जोड़ा। और सबसे ज्यादा मैं कहता हूं इस प्रोग्राम में जी, कांग्रेस राज में महिलाएं राजनीतिक जागरूकता में इतनी आगे नहीं थी, वोट डालने में इतनी ज्यादा उनमें पहल नहीं रहती थी। लेकिन मोदी जी के आने के बाद 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, फिर 19 में बने, 24 में बने, तो गली मोहल्लों में मोदी जी की चर्चा होने लगी। जब वो अपनी माँ के पास जाते थे, उसको ट्रॉली में घुमाते थे, बगीचे में पैर छूते थे, उनका ध्यान रखते थे, तो महिलाओं के दिल के अंदर छाप हो गई कि वो बेटा हो तो ऐसा। तो महिलाओं के दिल के अंदर मोदी जी ने जगह बनाई, बीजेपी की ऐसी नीतियां आई। अब जैसे रजिस्ट्री में हरियाणा में अगर प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करवाते तो पुरुष के नाम पे रजिस्ट्री पंजीकरण होता है, वो उसमें 7% स्टाम्प ड्यूटी लगती है, लेकिन महिलाओं में 5%। बिजली बिलों में महिलाओं को छूट दी गई, उनके नाम से मीटर होगा। बहुत सारी एक पूरी सीरीज चली है जी। जिस वजह से, और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक जैसा इस रिपोर्ट में बताया गया, मास्टर स्ट्रोक ये था कि 2100 रुपए महीना महिलाओं को लाडो लक्ष्मी, लाडो मतलब जो प्यारी लगे, और लक्ष्मी जिससे घर चलता है, बिना पैसे की जिंदगी नहीं चलती। तो एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए गए जिससे बीजेपी के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं जुड़ी हैं। और 2100 रुपए की जो ये नवंबर में मुख्यमंत्री ने हरियाणा डे पे 5,27,000 महिलाओं के खाते में डाले थे, जो इस स्कीम के तहत आते थे। अब कुल मिलाकर 7,01,965 हो गई। और अभी मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि अब आगे से 3 महीने में ये किस्त देंगे, ताकि कुछ इकट्ठा पैसा मिलेगा तो आपके किसी काम आए। तो महिलाओं में भरोसा जगा है बीजेपी को लेके, और उतनी योजनाएं आई है। अब विपक्ष क्या दे सकता है? कांग्रेस की बात करें, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी 33% आरक्षण की बात करते थे। अभी पिछले दिनों जब जिला अध्यक्षों का उनकी नियुक्ति हुई, हमने देखा 32 में से 1 महिला थी। और अभी तो पानीपत है या आसपास जब कांग्रेस का जो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई संगठन की मीटिंग हो, महिलाएं नजर नहीं आती। एक तरफ बीजेपी पूरी लाइन में खड़ी है लग के बीजेपी के साथ। तो ये फर्क है, महिलाओं को रिझा दिया बीजेपी ने अपनी नीतियों से, और उनको मौके देकर संगठन में भी बहुत मौके दिए। यही वजह है कि महिला एक बड़ी शक्ति बन गई है बीजेपी के लिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, और परिणाम भी उसके जीत में परिवर्तित होते जा रहे हैं, वोट भी परिणामों में परिवर्तित होते हैं, तो पार्टी की झोली में जीत चली जाती है। महेश, सबसे पहले सैनी सरकार का लक्ष्य केंद्र सरकार से ओरिएंटेड है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। विपक्ष को कितनी चुनौती आने वाले समय में एक कदम देंगे, क्योंकि कदम कदम पर देते नजर आ रहे हैं। केंद्र के स्तर पर देखें, प्रदेश के स्तर पर देखें, अब आगे विपक्ष के सामने कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, आप जिक्र कर रहे हैं केंद्र से ओरिएंटेशन का। दरअसल ओरिएंटेशन तो भारतीय जनता पार्टी का पूरे के पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ एक चेहरे पर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वही देश को चलाने की एक शक्ति केंद्र के रूप में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़े चेहरे के रूप में नजर आ रहे हैं। बाकी सब गौण हो जाते हैं। अमित शाह दूसरे पायदान पर खड़े होते हैं और एक तरीके से इशारों को समझते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर चाहते क्या हैं। उसकी इंप्लीमेंटेशन का जो काम करते हैं वो अमित शाह करते हैं। बाकी सब चेहरे मुझे लगता है कि थोड़े धुंधले नजर आते हैं। फिर चाहे किसी मुख्यमंत्री की बात हो या किसी केंद्रीय मंत्री की बात हो या भारतीय जनता पार्टी
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात भी कर लें। कहने को कुछ भी कहा जाए, लेकिन हकीकत यही है कि सबसे बड़ा चेहरा अगर है तो ड्राइवन फोर्स की जब बात भारतीय जनता पार्टी में की जाएगी तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा ही सामने है। किसी भी प्रदेश की सरकार हो, कोई मास लीडर मुख्यमंत्री बनाया गया हो, ऐसा नहीं किया गया और देखा गया कि छोटे से छोटे परिवार से संबंध रखने वाले कोई राजनीतिक घरानों के चेहरों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के लोग अमूमन नहीं करते हैं। एक साधारण परिवार के चेहरे को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं और यही वजह कि सबसे बड़ा जो शक्ति केंद्र है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है और उन्हीं के चेहरे पर एक के बाद एक चुनाव अलग अलग राज्यों में सरकारें बनाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है। फिलहाल यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि जिस तरीके से लाडो लक्ष्मी योजना की दूसरी किश्त महिलाओं तक पहुंची है, देखिए नीतिगत फैसले समझने की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी का पूरे राष्ट्रीय फलक पर अगर समझने की कोशिश की जाए तो ये माना जाता था कि हिंदुत्व की पार्टी है और हिंदुत्व के मुद्दे को लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी मुट्ठी में दबाए रखे और लगातार उसी रास्ते आगे बढ़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती रही। फिर चाहे अमित शाह की बात की जाए, फिर चाहे यहाँ योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो रामलला हिंदुत्व के रास्ते पर ही आगे बढ़ने की कोशिश हमेशा करता रहा। लेकिन आपको याद होगा कि मुस्लिम वोटर्स एक तरीके से माना जाता था कि बीजेपी के खिलाफ ही जाएगा, बीजेपी के लोगों को लेकर ये कहा जाता था कि मुस्लिम वोट तो कटवाने की कोशिश वो करते हैं। लेकिन उसमें भी एक अहम फैसला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिया गया था जिसमें कहा गया था कि 3 तलाक जो कि मुस्लिम महिलाओं में सबसे बड़ी एक कुरीति के रूप में देखने को मिल रहा था और सबसे बड़ा दंश अगर किसी को झेलना पड़ रहा था तो मुस्लिम समाज की महिलाओं को 3 तलाक का दंश झेलना पड़ रहा था। उसके बाद ये देखने में आया कि जो महिलाएं हैं वो अपने घर के फैसलों से यानी पुरुषों से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी के खाते में बुर्के में खड़े होकर वोटिंग करती नजर आई थी, जिसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिला। अब अगर हरियाणा प्रदेश पर इस परिस्थिति को समझने की कोशिश की जाए तो आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो अनुसूचित जाति का वोटर है वो कतारों में खड़ा होकर कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़ा नजर आ रहा था और संविधान को खतरा बताकर कांग्रेस पार्टी के लोग चुनावी प्रचार कर रहे थे। और उस वक्त सबसे बड़ी अगर कतारें कांग्रेस पार्टी की चुनावी कतारें नजर आ रही थी, समर्थन में खड़ी नजर आ रही थी, तो अनुसूचित जाति के वोटर्स खड़े नजर आ रहे थे। लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव आते आते भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ चुकी थी कि अनुसूचित जाति का वोट उन्हें नहीं मिल रहा है, तो उसमें आधा आधा हिस्सा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रणनीति तैयार की गई और डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड क्लास डीएससी का अलग से वर्गीकरण, अनुसूचित जाति के आरक्षण में से अलग से वर्गीकरण जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आज परिस्थिति क्या है कि डीएससी का जो वोटर है वो पारंपरिक वोटर बन चुका है भारतीय जनता पार्टी का। और मुझे लगता है कि दशकों तक इस फैसले का असर जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बना रहेगा। उन्हें लगातार डीएससी वोटर्स की जो वोट है, वोट बैंक के तौर पर हासिल होती रहेंगी। और यहां पर भी महिलाओं का जो सेक्टर है एक तरीके से अनएक्सप्लोर्ड था और उस सेक्टर को यहां अपने साथ जोड़ने की कोशिश, सबसे बड़ी अगर वोट बैंक है महिलाओं का वोट बैंक आधी आबादी मानी जाती है और आधी आबादी को एक तरीके से इग्नोर किया गया था पॉलिटिक्स में। अब उन्हें संगठन में राजनीतिक भागीदारी दी जा रही है। यह कहा जा रहा है कि ज्यादा संख्या में लोकसभा, विधानसभा और पंचायतों तक महिलाओं को पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। तो ऐसे में यहां सादी आबादी को अपने साथ हमेशा के लिए जोड़े रखने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ये मानी जा सकती है और इस तरह के फैसले उसी रास्ते आगे बढ़ने की कोशिश मैं मानता हूं। वीरेंद्र जी, बेहद अहम बात है जो महेश ने कही, देवेंद्र ने भी कही। बहुत तरीके से जो तैयारियां हैं, रणनीतियां हैं, उसका कोई सानी नहीं है बीजेपी का, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कथनी और करनी की बात की जाए तो उसमें भी बड़ा अंतर देखने को नहीं मिल रहा। हमने कई विधानसभा चुनाव देख लिए, दिल्ली का देख लिया, हमने हरियाणा का देख लिया, फिर बिहार का देखा अभी हाल ही में जिस तरह से महिलाओं को सौगातें दी गई। तो जाहिर सी बात है रणनीतिकार पीछे नहीं हटते और जनता भी अब ये समझ चुकी है कि हाँ, कथनी जैसी होगी वैसी करनी होगी, तब तो वोट दिया जाएगा। और इसीलिए शायद आकर्षण भी बढ़ रहा है। तो अन्य दलों के लिए एक बड़ी चुनौती आने वाले समय में और विकट चुनौती बनकर बीजेपी उभर सकती है, जैसे वो काम करती नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए बिहार का उदाहरण हमारे सामने, जिस तरह से महिलाओं को राशि दी गई तो महिलाओं में आकर्षण बढ़ा। तो भारतीय जनता पार्टी की जीत का सबसे बड़ा आधार जो है महिला वोट बैंक बना। और जहां तक हरियाणा की बात है,
देखिए, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था, जब अपने संकल्प पत्र में जिक्र किया था तब ये कहा गया था कि सभी महिलाओं को देंगे। ये ठीक बात है कि बाद में इसका दायरा बदल दिया गया और अभी इसका दायरा विस्तृत किए जाने की आवश्यकता है। लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार होगा, लेकिन क्या आम आदमी को, आम महिला को इसका लाभ मिल पाएगा, इस पर अभी संदेह है। सरकार योजना का दायरा तो क्योंकि अभी 23 से 60 वर्ष तक है और जो आय की जो एक मर्यादा रखी गई है, जो एक दायरा रखा गया, वो सीमित है और इसको बढ़ाया जाना चाहिए। तो इसमें काफी महिलाओं की अभी अपेक्षाएं हैं। फिर भी हरियाणा के चुनाव के समय में जो वायदा किया गया था उसको पूरा करने की दिशा में कदम उठाया गया। निगम चुनाव के समय में कहा गया था कि जिन महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी होगी उनको प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दी जाएगी। ये वायदा अभी पूरा किया जाना है। अभी इस पर कोई काम नहीं हुआ क्योंकि सरकार ने अभी निगम चुनाव के दौरान ये वायदा किया था। तो उस वायदे को पूरा करने की दिशा में पार्टी को अभी ताकत लगानी है और इसके अलावा महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हैं। आपने जो अब 3 महीने के अंदर राशि दी जाएगी 21 रुपए की, 3 महीने में 6300 रुपए आएगी, लेकिन ये महिलाओं को सशक्त तो बनाएगी, लेकिन उन्हें रोजपरक जो है योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। तो उस दिशा में भी सरकार काम कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक निश्चित वोट बैंक तो बनाया है। ये चाहे देखिए, अब इसका सरकारी खजाने पर भी बोझ पड़ेगा। अब सरकार ने पहले तो 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, अब बजट के अंदर ज्यादा व्यवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि जब योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा तो बजट भी अधिक चाहिए। तो ये इस तरह के जो बजट हो गए, अनुपातक जो बजट होते हैं, तो इन बजट की जो राशि प्रावधान की जाएगी, तो अब विपक्षी दल भी इस बात की आलोचना कर सकते हैं कि सरकार के पास इतनी राशि चली जाएगी। जिस तरह से 80 करोड़ लोगों को केंद्र सरकार की ओर से मुफ्त राशन दिया जा रहा है, तो इस तरह अगर हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करेंगे तो उसके ज्यादा अच्छे परिणाम आएंगे। तो अब जो है, अभी चुनावी एक तरह से एक जो रेवड़ियां बांटने की परंपरा शुरू हुई है, वो सभी सरकारें इसके लिए दोषी हैं, सभी दल दोषी हैं। तो ये जो एक परंपरा संस्कृति शुरू हुई है, इसका कितना आगे घातक परिणाम होगा, इस दिशा में भी विचार करने की आवश्यकता है। हाँ, राजनीतिक लाभ तो होगा। भारतीय जनता पार्टी को काफी राजनीतिक लाभ मिला भी है और आगे आने वाले समय में मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी अपना एक निश्चित वोट बैंक खड़ा कर रही है, तो महिलाओं के रूप में भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा वोट बैंक मिला है। वीरेंद्र जी, बेहद अहम बात है जो देवेंद्र ने भी जिसका जिक्र किया, वो भी मैं कोट करना चाहूँगा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी 33% आरक्षण की बात करते थे, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, आपने भी सुना होगा, हम सब ने सुना है। एक मुहिम प्रियंका गांधी लेकर आई, छेड़ी मुहिम, लेकिन जब जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई तो सिर्फ एक महिला, बमुश्किल एक महिला हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से प्रोजेक्ट की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये रणनीतिकार हैं जो कहीं ना कहीं खामी के तौर पर कांग्रेस के सामने बड़ी मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। खुद की रणनीति कांग्रेस नहीं समझ पा रही है या समझना नहीं चाह रही, या लिफाफा देख के भाप नहीं पा रही। देखिए, कांग्रेस की रणनीति तो कोई है नहीं। कांग्रेस ने बिल्कुल महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जिस तरह जिला अध्यक्ष बनाए गए, और आगे भी अब कोई महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव में जिस तरह टिकटों का वितरण हुआ, उस समय महिलाओं को जो कोटा मिलना चाहिए था, जिसकी अपेक्षा की जा रही थी, वो नहीं मिला। और आगे आने वाले समय में कांग्रेस ने कोई सबक सीखा है ऐसा लगता भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक निश्चित कार्य पद्धति है, उसके अनुसार काम होता है। अब चाहे जिला अध्यक्ष बनने हैं, उनकी भी आयु सीमा है, जो दूसरे पदाधिकारी बनने हैं उनकी भी आयु सीमा निर्धारित है, तो उसका पालन किया जाता है। कांग्रेस में ऐसा है नहीं। कांग्रेस में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, और अब जबकि दूसरे जो है भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दल कांग्रेस को निशाना बना रहे हैं, तो कांग्रेस बचाव की मुद्रा में है। कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस महिला अधिकारों के तो बहुत दावे करती है, लेकिन क्रियात्मक रूप से उन दावों पर खरा नहीं उतरती। तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत है। कांग्रेस की रणनीति जो है चुनाव के दौरान विफल हुई थी, और अब भी कांग्रेस के पास हरियाणा में अपनी जड़ें जमाने के लिए कोई आधार नहीं है। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान अवश्य चलाया जा रहा है, लेकिन इसका आम मतदाता पर कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि आम मतदाता ही सोचता है इससे कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। जो दूसरे आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनकी तो चर्चा हो सकती है, उनसे जुड़ाव हो सकता है, लेकिन हरियाणा में अब कोई राजनीतिक परिवर्तन होने वाला है ऐसे कोई दिखाई देता नहीं है, ऐसी कोई आसार भी नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस को जनता से जुड़ने वाले मुद्दों की आवश्यकता है, और महिलाओं के बीच में रहकर महिलाओं के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं की जरूरत है। तो कांग्रेस के पास तो ना तो अब ऐसे नेताओं को बल दिया गया है, जो नेत्रियां हैं कांग्रेस की वो हाशिए पर है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए जो है मुसीबतें आने वाले समय में और भी बढ़ेंगी, संगठन की दृष्टि से भी बढ़ेंगी, क्योंकि संगठन में एकता नहीं है, एक रूपता नहीं है, और अब जो जनता से जुड़ाव की बात है तो कांग्रेस इस दिशा में भी पिछड़ती जा रही है। देवेंद्र, सवाल है पंजाब हिमाचल के लिए कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं
हरियाणा सरकार या सैनी सरकार के इस कदम की जो महिलाओं को एक साथ लामबंद कर रही है, सरकार न सिर्फ लामबंद करी बल्कि मैनिफेस्टो में किए गए वादे भी पूरे कर रही है। पंजाब हिमाचल के लिए क्या कोई विकल्प होगा, आने वाले समय में विकल्प होगा तो क्या हो सकता है? देखिए सौरभ, पंजाब के लिए 1000 रुपए हर महिला को देने की बात थी, वायदा था चुनावी। अब 3.5 साल के आसपास हो गए, 3.25 साल 3.5 साल, अभी तक उसको छुआ नहीं गया। मेरे को याद है हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने भी 1500 रुपए की बात की थी, लेकिन उस पर कोई अभी अमल हुआ नहीं। वायदे करते करेंगे, लेकिन समय खत्म हो रहा है, क्योंकि मेरे को लगता है 2.5 से 3 साल कांग्रेस सरकार को हिमाचल में हो गए और पंजाब में 3.5 साल हो गए। चूंकि दिल्ली में जैसे अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए कुछ किया था, उनको जोड़ने की कोशिश, उनको कुछ रियायतें, कुछ लुभाने की कोशिश की थी, उसी तर्ज पर पंजाब के लिए वायदा किया गया था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। 1000 रुपए का था पंजाब में और 1500 हिमाचल में। लेकिन जब अब दिल्ली चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने, जब दिल्ली चुनाव तो बाद में जीता है, पहले हरियाणा का हुआ, तो हरियाणा के चुनाव से सबक लेते हुए दिल्ली में उन्होंने किया था कि महिलाओं के लिए, रेखा गुप्ता भी कर रही है कि जो ऐलान महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता हुई, हरियाणा ने अब चालू करके दिखा दिया, शुरू कर दिया। और दूसरी किस्त भी नवंबर में, पहली किस्त 5,27,000 महिलाओं के खाते में गई। आज और जो ऐड किया है, ऐड ऑन किया है, तो अब 7,01,965 महिलाओं के खाते में डीबीटी का पैसा चला गया। अभी तो शुरुआत है। अब पंजाब में इलेक्शन देखिए फरवरी में होंगे 2027 में, फरवरी 2026 तो आ जाएगी, 2025 खत्म होने को है, तो 14-15 महीने का टाइम है पंजाब के विधानसभा चुनाव को। और हिमाचल में भी 2 साल बाद चुनाव होंगे, अब यूपी में भी होने हैं। बिल्कुल। तो हरियाणा में जो बीजेपी ने वायदा किया था उसे पूरा कर दिखाया है और दिल्ली में भी उस पर काम चल रहा है। लेकिन अब पंजाब और हिमाचल दोनों पड़ोसी राज्य हैं हरियाणा के, तो बीजेपी के इस चुनावी वायदे करना और उसको लागू करना इतनी जल्दी, 1 साल में हो गए हालांकि, लेकिन लागू करके दिखाया है और लाखों को इसका फायदा दिया है। तो मेरे को लगता है पंजाब की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है और हिमाचल के भी चूंकि काफी पीछे बारिशों के काफी नुकसान हुआ, इकोनॉमिक, पर्यटन का भी नुकसान हुआ, कितने सौ सड़कें टूटी हैं। हिमाचल को मदद केंद्र से इसलिए ज्यादा नहीं मिलेगी क्योंकि विपक्ष की सरकार है, पंजाब में भी विपक्ष की सरकार है, वो होता है कोई भी सरकार हो, तो उनकी माली स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि विधानसभा चुनाव से पहले शुरू कर दें। आगे देखते क्या होता है। ठीक। महेश, अब आने वाले समय में इम्पैक्ट में किस तरह की भूमिका देखने को मिलेगी और जो नीति सरकार बना रही है और जो उस पर इम्प्लीमेंट भी कर रही है, उसका क्या व्यापक प्रभाव होगा पंजाब और हिमाचल तक, दूर तक इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है? शॉर्ट में कंक्लूड करें। देखिए, अगर इमीडिएट इम्पैक्ट की बात की जाए तो गांव में काम करने वाली महिलाओं की जो संख्या है वो बेहद कम होती जा रही है। बेहद हैरानी होती है कि गांव में कभी कभी छोटे छोटे काम करने के लिए मजदूर नहीं मिलते हैं और जब पूछा जाता है कि गांव के मजदूर कहाँ चले गए तो जवाब दिया जाता है कि थोड़े दिनों की मजदूरी करने की जरूरत पड़ती है और वो मनरेगा के अंदर मजदूरी करते हैं। यहां से मिट्टी उठाई वहां पे रख दी और वहां से उठा के वापस जहां से उठाई थी वहां डाल दी, यानी एक नाममात्र का जो काम है वो मनरेगा में मजदूरी के तौर पर लिया जाता है। मजदूरी जो है ज्यादा मिलती है, काम के एवज के हिसाब से अगर जितना काम किया उसके बनस्पत समझने की कोशिश की जाए तो ज्यादा मिलती है। उसके बाद मुफ्त राशन, अब इस तरह की जो योजनाएं हैं वो भी चालू कर दी गई हैं। तो आप ये मानकर चलिए कि गांव में अब मजदूर तो मिलने बेहद मुश्किल हो चुके हैं और खेती हर मजदूरी की जहां तक बात है वो तो और ज्यादा खराब स्थिति अब हो चुकी है। तो ऐसे में यहाँ काम कर खाने वाले लोगों की संख्या जो है और ज्यादा घटेगी और इस तरह की रेवड़ियां हर चुनाव में एक नई घोषणा की जाएगी। उसके बाद जनता के गाड़ी कमाई यानी जनता के टैक्स का पैसा जो है इन योजनाओं में बहा दिया जाएगा। कोई नहीं कहता कि गरीब की मदद ना की जाए, लेकिन जिस तरीके से की जा रही है, चुनावी फायदे के लिए की जा रही है, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं उसे रोकने की जरूरत पड़ सकती है। बिल्कुल रोकने की जरूरत भी पड़ सकती है और सही दिशा में जो इसका उपयोग करता हो, जो इसके लिए पूरी तरह से एप्रोप्रिएट बैठता हो, सरकार उस पर भी ध्यान दे, इस बात की उम्मीद हम करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो डीबीटी के माध्यम से सरकार, हरियाणा सरकार महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त जारी कर चुकी है और इसके माध्यम से सरकार एक संदेश दे चुकी है। मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे वो हम पूरे कर रहे हैं। इम्पैक्ट इसका आने वाले समय में हरियाणा, पंजाब के अलावा हिमाचल में कितना पड़ेगा देखना होगा और विपक्ष इसको तोड़ किस तरह से निकाल पाता है ये भी देखने वाली बात होगी। मेरे साथ इस खास पेशकश में भी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।